Today we are going to start with Rajya Sabha. पहले वाले लेक्चर में हमने लोकसभा से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे उनको कवर किया था. Today we are going to start with Rajya Sabha and we will do different sessions of Parliament और जो भी terms use होती है Parliament में question hour, 0 hour, all these things. So we are going to cover that in today's lecture. So let's start with Rajya Sabha. Rajya Sabha is the Council of States. Okay, upper house भी बोलते हैं. ये हमने पार्लियामेंट का जब इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें भी समझा था कि पहले हम अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही बोलते थे. हिंदी नेम्स हमने 1954 में अडॉप्ट किए थे. ओके, राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है. उसमें जो जितनी स्टेट्स हैं उनके लिए सीट्स अलॉट की गई हैं, लेकिन दो यूनियन टेरिटरीज भी हैं, दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी, जिसकी भी सीट्स राज्यसभा में अलॉट की गई है. We'll do those things in detail later on, but for now this is what it is, that not only states, there are two union territories also. तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं which have been allotted seats in Rajya Sabha. So your answer is Delhi and Puducherry. Okay. कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो राज्यसभा में जो सीट कॉम्पोजिशन जो है जो अलॉट की गई है वो है 250 कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी 250, जिसमें से 238 मेंबर्स जो होंगे वो तो इलेक्शन से आएंगे और जो 12 मेंबर्स होंगे उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे. ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपके लिए, दिस नॉमिनेशन थिंग, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है that how many members are nominated by president in Rajya Sabha. So the answer is 12. हमेशा ही आता है, अगर मेंबरशिप और नॉमिनेशन से रिलेटेड हो तो आपको आना चाहिए. पहले वो दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को भी नॉमिनेट करते थे इन लोकसभा, बट by 104th Amendment Act we have abolished that provision. Now there are 12 members which are nominated by president in Rajya Sabha. Okay, अब हम यहाँ हैं तो एक और पॉइंट याद कर लेते हैं. प्रेसिडेंट चैप्टर में हमने जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, दैट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. तो यानी ये जो 12 मेंबर्स हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, these members will not take part in the election of president. So जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे उसमें ये पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन ये उनके इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्ट लेते हैं. We are just revising here, ये पॉइंट आया तो let's just revise that also, that nominated members of Lok Sabha, which is not there anymore, but Rajya Sabha, will take part in the impeachment process of president, that is removal of president. लेकिन उनके इलेक्शन में ये जो 12 मेंबर्स हैं ये पार्ट नहीं लेते हैं. These 12 members are nominated by the president. Okay, ये है मैक्सिमम स्ट्रेंथ. This is maximum strength. At present कितनी है? 245 सीट्स हैं जो हमने फिल, जिसमें से 233 जो हैं वो इलेक्टेड हैं और जो 12 हैं वो नॉमिनेटेड. ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250 और हमने प्रेजेंट कितनी है 245. दिस यू शुड रिमेंबर कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे तो आपका आंसर 250 होगा. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रेजेंट स्ट्रेंथ पे तो आपका आंसर 245 होगा. Now qualifications for the membership of Rajya Sabha. Rajya Sabha members और लोक सभा members की qualifications में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. Almost 90% of the qualifications are same. In fact, disqualifications are also same. जो सबसे बड़ी difference है वो है ये 30 years. He must be above the age of 30 years. जो हमने लोकसभा की qualifications की थी तो हमने पढ़ा था that he must be above the age of 25 थी. ठीक है, यहाँ पे 30 है. तो ये एजेस याद रखना बहुत जरूरी है. वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की 35 इयर्स है मिनिमम, लोकसभा मेंबर की 25 है और राज्यसभा मेंबर की 30 है. तो ये एजेस जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए. इस पे क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन होती है क्योंकि ऑप्शंस में आपके पास 25 भी होगा, 30 भी होगा, 35 भी होगा. तो आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि वो किसकी मिनिमम एज की बात कर रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं. तो आपने क्लियरली ये चीज देखनी है. ये तो होना चाहिए, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सेम वेज दिस इज तो समथिंग व्हिच इज
applicable on all kinds of posts up to president, vice president, लोकसभा, राज्यसभा, सब में ये जरूरी है. उसके बाद he must possess all other qualification as laid down by the parliament. यानी कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप और भी अगर कोई क्वालिफिकेशंस ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं. ओके. He must not hold any office of profit under the government. ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है दैट इफ यू आर ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट of India, that is union government, state government, local authority, किसी से भी अगर if you are drawing salary, that means you are holding an office of profit और आप eligible नहीं होंगे to be elected as a member of Lok Sabha or Rajya Sabha. Then he should not have been disqualified under any law of the parliament. तो यहाँ पे पार्लियामेंट को डिस्क्वालिफिकेशंस को भी और ऐड करने का पावर दी है. तो उस पावर को यूज करके पार्लियामेंट ने डिस्क्वालिफिकेशंस बनाए. सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशंस दिए हम उनको पढ़ेंगे. ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट. यानी अगर वो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में अगर ऑफिस होल्ड करते हैं तो वो माना जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड. ठीक. सेकंड, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड यानी कि मेंटली आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए केपेबल नहीं है. लेकिन अनसाउंड माइंड को कोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा. जब कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगी दैट यस दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ओके, देन दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड. अब कोर्ट भी ऑफ कोर्स एविडेंस के बेसिस पे ये डिक्लेयर करेगी. वो मेडिकल रिपोर्ट्स लेगी, हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री देखेगी, तब वो डिक्लेयर करेगी. But declaration by court is important to disqualify a person on this ground. Then he is an undischarged insolvent, that is आप bankrupt हो गए हैं तब भी आप disqualified हैं. He has ceased to be a citizen of India. So, being a citizen of India is a qualification, right? अगर आप अब citizen नहीं रहे हैं, कुछ भी हो सकता है आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली. अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेंगे तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे, बिकॉज वी फॉलो सिंगल सिटीजनशिप थिंग. ओके, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी और इसीलिए आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे. ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी अदर लॉ बाय पार्लियामेंट. ठीक है, एनी अदर लॉ बाय पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट ने इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया, जिसको हम आगे पेज पे पढ़ेंगे, और उसमें और डिस्क्वालिफिकेशन को ऐड. सेम है, ये सेम डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो लोकसभा मेंबर्स पे भी एप्लीकेबल होती हैं और जो राज्यसभा मेंबर्स पे भी एप्लीकेबल होती है. क्योंकि ये बोलते हैं द लास्ट कंडीशन अबाउट लेट द पार्लियामेंट टू इंक्लूड सम अदर कंडीशंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड this is the list and this is applicable on members of parliament. So if you are a member of Lok Sabha or you are a member of Rajya Sabha, both ways you are a member of parliament only. So these disqualifications are applicable on Lok Sabha members as well as Rajya Sabha members. Okay, before we start reading these things, एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि जो qualifications हैं और disqualifications हैं, a person to be elected as member of Lok Sabha or Rajya Sabha needs to be qualified separately. यानी कि आप qualifications तो आपकी होनी ही चाहिए. दूसरा, आप किसी disqualification के ground में fall नहीं करने चाहिए. तो if you are falling on any ground enlisted here or in the constitution जो disqualifications की बात करता है, तो आप elections में नहीं खड़े हो पाएंगे. यानी even if you are qualified, जो 4-5 क्वालिफिकेशंस है, आप सब में आपका टिक है, यू आर क्वालिफाइड, बट यू आर फॉलिंग इन एनी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस, तो आप डिस्क्वालिफाई हो. तो खाली क्वालिफाई होने से आप इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते हो. आप ऐसा भी होना चाहिए कि आप किसी डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आते हैं. जब ये दोनों चीजें आपकी एप्लीकेबल होंगी, देन यू विल बी इलेक्टेड एज, यू विल बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज member of Rajya Sabha. वो क्या है? सबसे पहले he must not have been found guilty of certain election offences and corrupt practices.
ओके तो अगर आप किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी पाए गए हैं, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. He must not have been convicted. The word is conviction. तो आप convict नहीं हुए हैं for any offense. कैसा? जिसमें आपको 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिली. So if you have been convicted for any kind of offense, जहाँ पे आपको 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे. और वर्ड यूज हुआ है कन्विक्शन, अक्यूज्ड वर्ड यूज नहीं हुआ. ठीक है, तो कन्विक्शन का मतलब होता है जब ये सारे एविडेंसेस और ये सब देखने के बाद आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, आपको गुनहगार माना है, तो कन्विक्शन कहा जाता है. तो अक्यूज्ड है, अगर आपके खिलाफ एफआईआर है, आपके खिलाफ ट्रायल वगैरह चल रहा है किसी भी ऑफेंस के लिए, तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं है, आप डिस्क्वालिफाइड कन्विक्शन पे होते. ठीक है. He must not have failed to lodge an account of election expenses within stipulated time. कि आपने अपने इलेक्शंस में कितना खर्चा किया है वो सारी डिटेल्स देने में आप डिले नहीं किया है आपने, और अगर आपने ऐसा किया then also that thing will become a ground for disqualification. He must not have any interest in contracts, works or services of government. तो गवर्नमेंट के किसी काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका फायदा नुकसान उससे नहीं जुड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट के किसी काम में आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो या आप उसकी सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, तो आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है देन आल्सो यू कैन बी disqualified on this ground. He must not be a director or manager personnel in a company organization in which government has at least 25% share. तो अगर किसी कॉर्पोरेशन है जिसमें गवर्नमेंट फंड करती है और उसमें आपका 25% से ज्यादा गवर्नमेंट का शेयर है, यानी गवर्नमेंट उसमें फंड कर रही है और वहां से गवर्नमेंट को 25% प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप डायरेक्टर हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में हैं, तभी भी आप राज्यसभा या लोकसभा के मेंबरशिप के लिए इलेक्ट नहीं हो सकते. He must not have been dismissed. सस्पेंशन वर्ड यूज नहीं किया है, वर्ड यूज किया है dismissed from the government service due to corruption और disloyalty to state. ठीक है, तो अगर आपका डिसमिसल हुआ है करप्शन के ग्राउंड पे, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, या डिसलॉयल्टी टू स्टेट इस ग्राउंड पे आपको जॉब से निकाल दिया गया है, then also you are not eligible to be elected as member of Lok Sabha or Rajya Sabha. Okay, अब देखो यहाँ पे if a person who has been dismissed, जिसको गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया है on corruption या disloyalty के ग्राउंड पे, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड नहीं कर रहा. ठीक है, सिटीजन भी हो सकता है, क्वालिफिकेशंस है सारी, मगर जो डिसमिसल है कि वो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आज की डेट में होल्ड नहीं कर रहा है, वो किस लिए नहीं कर रहा है? बिकॉज दैट पर्सन हैज बीन डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन और डिसलॉयल्टी ऑफ स्टेट. तो इसीलिए कि क्वालिफिकेशंस में चाहे भले आप सारी आपकी टिक हो गई हैं, यू आर क्वालिफाइड, बट इफ यू आर फॉलिंग अंडर एनी ग्राउंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो. He must not have been convicted for promoting enmity between the groups. तो convicted word use हुआ again. Accusation नहीं, आप पे सिर्फ अगर आपको accuse किया गया है कि भाई ये जो different religious groups हैं या फिर regional groups हैं, उनके बीच में enmity बढ़ा रहे हैं, enmity यानी दुश्मनी बढ़ा रहे हैं, उनका distance बढ़ा रहे हैं, तो आप disqualified नहीं है. आप disqualified कब हो जाओगे? जब आपका इस ground पे conviction हो जाए. He must not have been punished for supporting social crimes. और social crimes क्या होते हैं? जो पूरी सोसाइटी के खिलाफ होते हैं. अनटचेबिलिटी हो गया, सती, डाउरी, ये सारे जो क्राइम्स हैं ये आपके सोशल क्राइम्स हैं. तो अगर उनको पनिशमेंट मिली हुई है, अगर आपको पनिशमेंट दी गई है, यानी आपका कन्विक्शन हुआ है ऑन एनी ऑफ फॉर एनी ऑफ द सोशल क्राइम्स, अनटचेबिलिटी, सती, डाउरी, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ऑन दिस ग्राउंड. तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हमने अभी पढ़ी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है. These disqualifications are written under Representation of People Act 1951. Okay. और ज्यादातर जो ये disqualifications हैं, वो आपके किस ग्राउंड पे हैं? They are trying to protect the objectives of the Constitution. We cannot have a person, who has been committed, who has been convicted for any of these crimes. अगर कोई if somebody has been dismissed for corruption,
अपनी जॉब से, सर्विस से उनको करप्शन के ग्राउंड पे निकाल दिया गया है, तो वी कैन नॉट हैव दैट पर्सन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, राइट। तो ये वाले जो ग्राउंड्स हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। दीज ग्राउंड्स आर नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में ज्यादातर पूछा जाता है that which disqualifications are mentioned in the constitution and which are mentioned in the representation of people act। मगर हमारे जो entrance exams हैं उसमें इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता, but still you can prepare it and read it from that point of view। अब इलेक्शंस की बात करते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। 3 तरीके की रिप्रेजेंटेशंस डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। 3 तरीके की रिप्रेजेंटेशंस क्या है? स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है, यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन है और नॉमिनेटेड मेंबर्स की भी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। So states की जो representation है, all of course all the states in our country has representation in Rajya Sabha। हमने शुरू में पढ़ा था कि सारी union territories की नहीं है, but we have representation of 2 union territories, that is Delhi and Puducherry, and then nominated members, that 12 nominated members which are nominated by president। तो जो राज्यसभा में types of representation है वो है 3 types of representation। सबसे पहले हम states के बारे में बात करते हैं। Members are elected by the elected members of state legislative assemblies। जो state legislative assemblies हैं वो राज्यसभा के members को elect करती हैं, ठीक है। Election principle जो use होता है वो होता है proportional representation by means of single transferable vote, but not by secret ballot, ठीक है। secret ballot से elections इसमें नहीं होते हैं, ये आपने याद रखना है, not by secret ballot। ओपन बैलेट से होता है। 2003 में ये हमने बदलाव किया था, तो आप ये याद रखो कि राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट से नहीं होता। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वोटर की वो मेंटेन रहती है, आपने किसको वोट डाला वो नहीं पता चलता। बट इन केस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स ओपन बैलेट होता है, आप ओपनली वोट करते हैं, ओके। दूसरा कि अब जो स्टेट्स हैं, ऑफ कोर्स जो हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नॉट ऑल स्टेट हैड इक्वल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि the population of the state is a factor that decides the representation of states in Rajya Sabha। कि जिस स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी और that state will have more number of seats in Rajya Sabha। So the factor for deciding number of states in representation of states in Rajya Sabha is population। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस ग्राउंड पे होता है, तो ऑप्शंस में आपके आ जाता है एरिया प्लस पॉपुलेशन, ओके। So your answer is not area plus population, your answer is just population। Area से हमारा कोई लेना देना नहीं है, we only focus on the population of that particular state। Now representation of union territories, ठीक है। Members of Rajya Sabha belonging to union territories are indirectly elected by members of an electoral college that is constituted for this purpose। क्योंकि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो पार्ट नहीं लेते, वी फॉर्म एन इलेक्टोरल कॉलेज और उसके थ्रू जो यूटीज होती हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। इसमें भी इलेक्शन प्रिंसिपल इज सेम, ओके। अब जो क्वेश्चन यूटी से आता है वो है दिल्ली एंड पुडुचेरी, बहुत बार आया हुआ है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी हैज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो इसीलिए उनका रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। तो टिल टुडे दिस इज व्हाट इट इज, so you should remember this। Then representation of nominated members, तो ये हमें पता है nominated members 12 हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, इन फील्ड में से। तो ये 12 नंबर आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो जो चेंजेस 2003 में, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ बट व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट डू इट।
2003 में कुछ बदलाव हमने किया। सबसे पहले तो ये, पहले क्या होता था कि अगर आप किसी स्टेट से राज्यसभा में इलेक्ट होना चाहते हो तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती थी कि आप उसी स्टेट के इलेक्टोर होने चाहिए। ओके, बट अब इसको हटा दिया गया। इट डजेंट मैटर आप किस स्टेट का डोमिसाइल आपका, किस इलेक्टोरल रोल में आपका, किस स्टेट के इलेक्टोरल रोल में आपका नाम है, अगर आप किसी भी स्टेट से हो फिर भी आप राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट स्टेट, यू कैन स्टिल बी इलेक्टेड। एंड दूसरा जो चेंज था वो ये था, अब ओपन बैलेट से इलेक्शन होते हैं, पहले सीक्रेट बैलेट से होते थे, तो अब ओपन बैलेट से होते हैं। तो राज्यसभा में ये रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट्स भी रिप्रेजेंटेड हैं, यूटीज भी रिप्रेजेंटेड हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं। और प्रेजेंटली द स्ट्रेंथ इज 245, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अलॉटेड टू राज्यसभा इज 250 and 12 members are nominated by the president. यहाँ से जो अभी तक हमने पढ़ा है, आपका जो क्वेश्चन है वो आता है एक तो एज क्वालिफिकेशन पे। तो एज है 30 इयर्स, मिनिमम एज विच इज रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 30। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि क्या यूटीज रिप्रेजेंट करती हैं राज्यसभा में? बिल्कुल करती हैं, दिल्ली और पुडुचेरी करते हैं। एक जो और क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में वो किस ग्राउंड पे डिसाइड होता है कि किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, वो पॉपुलेशन के ग्राउंड पे डिसाइड होता है। फिर कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, तो वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट में, और आपने इसी तरीके से पढ़ना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो आपके एग्जाम्स में पूछ रहे हैं। उसके बाद एक केस है शैलेश मनुभाई परमार वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो नोटा का ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन है, ये राज्यसभा के इलेक्शंस में ऑप्ट नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहाँ पे जो नोटा है, जैसे हमारे पास जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उसमें नोटा का ऑप्शन है हमारे पास, लाइक अगर कोई भी कैंडिडेट है, आई डोंट वांट टू वोट फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट्स, आई कैन प्रेस नोटा। मगर राज्यसभा के इलेक्शंस में नोटा का बटन यूज नहीं किया जाएगा। दिस वाज हेल्ड इन दिस केस, आप इसको याद रखो, शैलेश मनुभाई परमार वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज रिलेटेड टू इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा। अब हम राज्यसभा के डिसोल्यूशन की बात करते हैं। राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व। जब हमने लोकसभा कवर किया था तो हमने कवर किया था दैट लोकसभा इज सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, और वो ऑटोमेटिकली तो डिसॉल्व हो जाती है 5 साल बाद जब उसका टर्म खत्म हो जाता है, मगर पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। बट इन केस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। इट इज अ कंटिन्यूइंग चेंबर, बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, इट इज अ कंटिन्यूइंग चेंबर, इट इज अ परमानेंट बॉडी। तो ये सारी चीजें बोली जाती है राज्यसभा के लिए। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, which of the following can be dissolved by president? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज जस्ट लोकसभा। प्रेसिडेंट कैन ओनली डिसॉल्व लोकसभा। इसको घुमा के क्वेश्चन कैसे आ जाता है, which of the following is the permanent house? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन डी नन। तो आंसर है आपका राज्यसभा, ठीक है। इट इज अ परमानेंट बॉडी, इट इज नॉट डिसॉल्व, ठीक है। बट एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कितने साल में, कब कब राज्यसभा के मेंबर्स की रिटायरमेंट होती है, तो हर 2 साल में रिटायरमेंट होती है, और कितने 1/3 मेंबर्स। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर्स खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार पूछा है क्वेश्चन, दैट एवरी डैश ईयर्स राज्यसभा मेंबर्स रिटायर। एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल में रिटायरमेंट होती है। कितने मेंबर्स की रिटायरमेंट होती है? 1/3 मेंबर्स की रिटायरमेंट होती है, ठीक है। रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगी उसको डिसाइड करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट हैज द पावर, और रिटायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस बनाने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। अब हम टेन्योर देख लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जो लोकसभा है वो
वो 5 साल का होता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है तो उसका टेन्योर क्या होता है, राज्यसभा का जो टेन्योर है एज अ हाउस वो कोई नहीं है, वो परमानेंट हाउस है, लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर है, ठीक है। सो इन लोकसभा द टेन्योर इज ऑफ द हाउस आल्सो एंड द मेंबर्स आल्सो, वो 5 साल बाद खत्म हो जाता है। लेकिन राज्यसभा के केस में जो हाउस है, राज्यसभा एज अ बॉडी, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, वो तो परमानेंट है, बट उसके जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर होता है और वो फिक्स किया है 6 इयर्स, ठीक है। 6 इयर्स उन्होंने फिक्स किया गया है एंड दिस इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ये आप याद रखो। तो क्या क्या चीजें हमने समझी कि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है, वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। दूसरा, हर 2 साल में उसके 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं, उस रिटायरमेंट की जो प्रोविजन है उसको बनाने की पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। जो मेंबर्स हैं उनका जो टेन्योर होगा वो 6 साल है। 6 साल बाद, इसका ये मतलब नहीं है कि जो 6 साल बाद जिनका टेन्योर खत्म हुआ है वो री इलेक्ट नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज सब्जेक्ट टू री इलेक्शन, वो वापस री इलेक्ट भी हो सकते हैं, उसका कोई कैप नहीं है कि अगर आप एक बार राज्यसभा के मेंबर बन गए तो दोबारा आप नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर इज नो रिटायरिंग एज फॉर एमपीज, राइट। हमने जब क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी तो सिर्फ मिनिमम एज पढ़ा था, मैक्सिमम एज तो कुछ नहीं पढ़ा। तो देयर इज नो मिनिमम एज फॉर सॉरी देयर इज नो मैक्सिमम एज फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा अगर आप 65 हो गए तो अब आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू कैन बी री इलेक्टेड आल्सो। दिस इज द प्रोविजंस रिलेटेड टू टेन्योर ऑफ राज्यसभा। अब हम विकेटिंग ऑफ सीट्स करते हैं। विकेटिंग ऑफ सीट्स हमने लोकसभा में डिस्कस किया था। सबसे पहले है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो अगर आप किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड में आते हैं तो आप राज्यसभा के जो, अगर आप मेंबर हैं, आप सीट आपने आप इलेक्टेड हैं तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड और आपको सीट खाली करनी पड़ेगी। ओके, तो जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो सिर्फ इलेक्शन तक लागू नहीं है। अगर आप इलेक्शन हो गए हैं, आप इलेक्ट भी हो गए हैं, अब आप इंसॉल्वेंट हो गए, अब आप अनसाउंड माइंड के हो गए, नाउ यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस ऑफ डाउरी और सती, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको सीट खाली करनी पड़ेगी। सो विकेटिंग ऑफ सीट्स का मतलब है कि सीट अब आपको विकेट करनी पड़ेगी। दूसरा ग्राउंड है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है कि या तो भाई आपके पास सिंगल मेंबरशिप हो सकती है, या तो आप लोकसभा के मेंबर बन जाओ या राज्यसभा के, ओके, या फिर आप लोकसभा के या राज्यसभा के बनो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ऐसा नहीं है कि आपने हर जगह सीट ले रखी है, दैट इज नॉट अलाउड। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आप लोकसभा में भी इलेक्ट हो गए और राज्यसभा में भी इलेक्ट हो गए, तो आपको 10 डेज का टाइम मिलेगा और 10 दिन के अंदर अंदर आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी सीट रखना चाहते हो, whether you want to be a member of Lok Sabha or you want to be member of Rajya Sabha। अगर 10 दिन में आपने डिसाइड नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपकी राज्यसभा की जो सीट है वो वेकेट हो जाएगी, ओके, क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, वो लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली वो सीट खाली नहीं की जा सकती, ओके। तो राज्यसभा की सीट आपकी ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगी if you have been elected to both the houses of parliament, अगर आप दोनों हाउसेस में इलेक्ट हो गए हैं तब। मगर ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है ना कि आप लोकसभा में भी इलेक्ट हो गए हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्ट हो गए, यानी स्टेट में भी इलेक्ट हो गए, लोकसभा में भी इलेक्ट हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टेट में इलेक्ट हो गए, राज्यसभा में भी इलेक्ट हो गए। तो ऐसी अगर सिचुएशन अराइज हो जाती है तो 14 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है, 14 डेज टाइम इज गिवन। तो 14 दिन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यूनियन में सीट रखना चाहते हो या स्टेट में। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली इफ अ पर्सन हैज बीन इलेक्टेड इन राज्यसभा एज वेल एज इन सम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अब उनको 14 डेज का टाइम दिया जाएगा कि इन 14 डेज आप डिसाइड कर लो कि आप कौन सी अपनी सीट रखना चाहते हो। अगर 14 दिन में उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, कुछ भी उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो उनकी जो राज्यसभा में सीट होगी वो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगी एंड दैट पर्सन विल बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। सो इन दिस केस वहां पे ऑटोमेटिकली जो आपका सीट वेकेट होगी वो राज्यसभा या लोकसभा की होगी इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा तरीका है रेजिग्नेशन। अब ऑफ कोर्स अगर आप मेंबर की तरह इलेक्ट हो गए तो आप रिजाइन भी कर सकते हो,
तो अगर आप रिजाइन देना चाहते हो राज्यसभा के केस में, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड यू वांट टू रिजाइन, देन यू शुड गिव योर रेजिग्नेशन टू द चेयर। और अगर आप लोकसभा में हो तो आप स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दीजिए। तो ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सेंस, अगर आप 60 डेज के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के लिए बिना परमिशन के आप अपनी जगह से एब्सेंट हैं, देन योर सीट कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी वेकेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार पास्ट में कि कितने दिनों के लिए इफ अ मेंबर इज एब्सेंट विदाउट परमिशन देन हिज सीट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वेकेंट। सो योर आंसर इज 60 days. So for a period of 60 days, if you are absent without permission, then that can become a ground of disqualification और आपकी सीट को खाली कराया जा सकता है। तो 60 days आपने याद रखना है। This is one of the ways for vacating of seats. Okay, so till now we have covered qualifications, disqualifications, elections, and vacating of seats, tenure of Rajya Sabha. तो ये सारी चीजें हमने अभी तक कवर की। अब हम लोग बात करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में, ठीक है। तो राज्यसभा इज प्रिजाइडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जब हमने वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर किया था तो हमने क्या कवर किया था कि वाइस प्रेसिडेंट के दो ही मेजर फंक्शंस हैं। he presides over Rajya Sabha, that is, he is the ex officio chairman of Rajya Sabha, और दूसरा he acts as president in case of vacancy in the president office। तो वो उनके दो काम हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को भी हमने डिस्कस किया था कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, ठीक है, क्योंकि अ पर्सन इज अ वाइस प्रेसिडेंट, so because of the virtue of this post, because that person is vice president, he becomes chairman of Rajya Sabha। इसको ex officio होना कहते हैं। So you should remember this, that who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? The ex officio chairman of Rajya Sabha is vice president। Now from this we can safely say that vice president is not a member of Rajya Sabha। जब हमने लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शंस किए थे तो वो अपने ही मेंबर में से किसी को इलेक्ट करते हैं, और उसी तरीके को डेप्यूटी स्पीकर में भी अपने ही मेंबर्स में से किसी को इलेक्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है, उसके अंदर लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो पार्ट लेते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस अलग हैं। सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट। फिर इनका जो रिमूवल है, ठीक है, चेयरमैन का जो रिमूवल होता है वो कहाँ इनिशिएट होगा? सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट होता है। ओके, बिकॉज़ वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे, दैट वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन इनिशिएटेड बाय इन राज्यसभा, क्योंकि उनको राज्यसभा में काम कर रहे हैं और उनका जो फंक्शन है वो चेयरमैन का ही होता है। वो जो सैलरी भी ड्रॉ करते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ही करते हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट होने की सैलरी भी नहीं मिलती है। ओके, इसीलिए उनके जो रिमूवल का जो प्रोसेस होगा वो राज्यसभा में इनिशिएट होगा। तो अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया विद स्पेशल मेजॉरिटी कि हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट कब रिमूव होंगे? जब वो रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से राज्यसभा में पास हो जाएगा और फिर वो जाएगा लोकसभा, और लोकसभा को उसको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है। अगर ये दोनों काम हो गए तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे, और ऑफ कोर्स अगर वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो गए हैं तो उनको जो चेयरमैन का काम मिला है राज्यसभा में वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, now deputy chairman is elected from by the members of Rajya Sabha amongst its members। तो जो deputy chairman होते हैं वो मेंबर होते हैं राज्यसभा में, ठीक है, वो उन्हीं में से किसी एक को वो डेप्यूटी चेयरमैन की तरह इलेक्ट करते हैं। और वो क्यों करते हैं? अगर किसी वजह से चेयरमैन ना हो तो उनका फंक्शन डेप्यूटी चेयरमैन को फॉर्म है, ठीक है। सो डेप्यूटी चेयरमैन इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो तो एक्स ऑफिशियो है, और बिकॉज ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट ही बिकम्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब डेप्यूटी चेयरमैन का काम क्या होता है?
ठीक है। अगर चेयरमैन की सीट वेकेंट हो जाए, कैसे हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, उनका रिमूवल कर दिया हो, ठीक है, तो वो चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे, ही विल प्रिजाइड ओवर द अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। जब वाइस प्रेसिडेंट का जो फंक्शन है, अगर वो प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना पड़ रहा है, तो चेयरमैन का काम डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे, ठीक है। या चेयरमैन इज एब्सेंट ड्यू टू सम अदर रीजन, बीमार हो सकते हैं, किसी और कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो सिटिंग में नहीं आ सकते, तभी भी जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, ही विल एक्ट एज चेयरमैन, और इनको रिमूव करेंगे सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स। ऑफ कोर्स लोकसभा का इसमें कोई लेना देना नहीं है ना, उनका जो काम है वो सिर्फ राज्यसभा से रिलेटेड है, तो उसको उनको रिमूव करना अगर है तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में किया जाएगा। So this is chairman and deputy chairman. Now we'll talk about the quorum. देखो पहले हम समझते हैं कि quorum होता क्या है, ठीक है। quorum का मतलब होता है मिनिमम नंबर टू स्टार्ट समथिंग। आपको होता है ना कि एक मिनिमम नंबर चाहिए चाहिए, तो पार्लियामेंट का जो मिनिमम quorum है वो है 1/10 ऑफ इट्स मेंबर्स। तो अगर राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 245 है एट द प्रेजेंट, तो उसके एटलीस्ट 1/10 मेंबर्स वहां पे होने चाहिए टू स्टार्ट the proceedings of house. Same goes for Lok Sabha also. So Lok Sabha और राज्य सभा का जो quorum है वो 1/10 है। ये question आया हुआ है कि what is the minimum quorum for a meeting of Lok Sabha और राज्य सभा? So the answer is 1/10. तो ऑप्शन में आपका आ जाता है 1/10, 50%, 30%, 40%. So answer is 1/10 of the members of that particular house. Okay, so ये आपका एक मेजर स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड। जो बेसिक बातें हैं उनके क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से रिलेटेड, इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, आपका कोरम, यहाँ तक हमने जो स्ट्रक्चर है उसको अभी तक पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू हाउसेस एज पार्लियामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेशंस, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि जो आपके पार्लियामेंट के सेशंस होंगे उनमें 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ओके, क्या रिक्वायरमेंट है? एक साल में अगर अगर 2 सेशंस बैठे हैं पार्लियामेंट के, तो मैक्सिमम जो 2 सेशंस के बीच में गैप हो सकता है वो 6 मंथ्स का हो सकता है। इट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। तो 12 मंथ के हिसाब से हम सेफली कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कम से कम 2 बार मिले। ओके, सो द गैप कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। सो मिनिमम जो मीटिंग होगी वो एटलीस्ट 2 तो होगी ही। ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में कि कितने महीनों का गैप हो सकता है बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सो द गैप कैन बी ऑफ 6 मंथ्स एंड बाय डिफॉल्ट मिनिमम कितनी बार मिलेगी पार्लियामेंट? एटलीस्ट 2 टाइम्स। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, इतना तो करना ही है। बट इन इंडिया वी हैव 3 सेशंस, ठीक है। एक हमारा होता है बजट सेशन, एक हमारा होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। तो हम 3 सेशंस करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना कहती है कि एटलीस्ट 2 सेशंस होने चाहिए। गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स और 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। तो 6 महीने से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई बाय डिफॉल्ट विल एटलीस्ट मीट ट्वाइस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है that what is the minimum number of sessions which is needed in case of the sessions of parliament? So answer is minimum 2, कम से कम 2 तो है ही। ओके, तो अगर पार्लियामेंट साल में सिर्फ एक बार मिलेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि 6 महीने से ज्यादा का टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए। देन समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, adjournment, प्रोरोगेशन, ये जो सारी टर्म्स हैं इनके मतलब आपके एग्जाम्स में आते हैं। समनिंग हमने डिस्कस की हुई है, प्रेसिडेंट में की जो पावर्स थी उसमें भी डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसमें डिस्कस किया था। फिर हमने लोकसभा और राज्यसभा को भी जब डिस्कस किया था तब भी पढ़ा था that who has the power to summon the
हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो वो पावर प्रेसिडेंट के पास है। समन करना यानी कि बुलाना, यानी सेशन कॉल करना, उसको समन करना कहते हैं, ठीक है। और 6 महीने में से ज्यादा अगर वो गैप हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, तो इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 6 मंथ। तो इस चीज का ध्यान उनको रखना पड़ेगा, इसीलिए मिनिमम एटलीस्ट 2 टाइम्स वो एक साल में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो समन करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। तो मान लीजिए सेशन बुला लिया गया है, तो काम प्रेसिडेंट ने अपनी पावर यूज करी और उन्होंने समन कर दिया, समन हो गया। अब लोकसभा में भी काम चल रहा है, राज्यसभा में भी काम चल रहा है। अब अडजर्नमेंट को समझते हैं। अडजर्नमेंट का मतलब होता है सिटिंग को टर्मिनेट करना, ठीक है। कि मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग जो है, वो जो सिटिंग है, वो पर्टिकुलर दिन का जो काम है उसको टर्मिनेट करने को अडजर्न करना कहते हैं। तो अडजर्नमेंट जो होती है वो सिटिंग को टर्मिनेट करती है, उस पर्टिकुलर सिटिंग को टर्मिनेट करेगी, और इसका पावर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स अब जो सेशन है पार्लियामेंट का उसमें हर दिन सिटिंग होती है, मोस्टली एवरीडे सिटिंग चलती है, तो प्रेसिडेंट को ये पावर देने का कोई मतलब नहीं बनता। जो भी उस हाउस को, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसके पास पावर होगी कि वो टर्मिनेट कर सकता है सिटिंग को। तो अडजर्नमेंट की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है that who has the power to adjourn the house, तो आपका आंसर है ए, presiding officer of that house, B, president, C, any person appointed by president, D, and none of the above, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो ये होना चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बिकॉज इट मेक सेंस ऑल्सो कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जब उस दिन का काम खत्म हो जाएगा देन द पर्सन विल टर्मिनेट द सिटिंग। अडजर्नमेंट की जो पावर होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, ठीक है। सो अडजर्नमेंट, पावर ऑफ अडजर्नमेंट इज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ये तो वो अडजर्नमेंट। एक होता है टर्म अडजर्नमेंट साइन डाई, ठीक है। अडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है जिसमें जो सिटिंग है वो टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन कब, कितने वक्त के लिए होती है ये नहीं बताया जाता। एक होता है अडजर्नमेंट, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने बोला कि द सिटिंग इज टर्मिनेटेड टिल टुमारो, तो कल तक टर्मिनेट होगी, यानी अब कल मिलेंगे, तो अडजर्नमेंट हो गया। एक उन्होंने बोला अडजर्नमेंट साइंड है, यानी कि अगली सिटिंग कब होगी ऐसा उन्होंने नहीं बोला। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है उसको अडजर्नमेंट साइंड है बोलते हैं, कि मालूम नहीं कि अडजर्नमेंट कब खत्म होगी, व्हेन द अडजर्नमेंट विल डाई, ठीक है। तो अडजर्नमेंट जब ऐसे टाइम पीरियड के लिए हो जाती है जिसमें अनलिमिटेड टाइम पीरियड, जिसमें क्लियरली ये नहीं बताया जाता कि कब दोबारा सिटिंग होगी, तो उसको अडजर्नमेंट साइन डाई बोलते हैं। और अडजर्नमेंट साइन डाई की पावर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही होती है। आप यहाँ पे ध्यान रखो कि अडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सेशन खत्म हो गया, ठीक है। सेशन को पूरे खत्म करने की जो पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। अडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब सिर्फ इतना है कि अगली सिटिंग कब होगी ये नहीं पता। ओके, तो अगर सिर्फ अडजर्नमेंट है, अडजर्नमेंट और अडजर्नमेंट साइन डाई में टाइम का ही फर्क है। अडजर्नमेंट में बता दिया जाता है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, और अडजर्नमेंट साइन डाई में वो नहीं बताया जाता, और ये दोनों को करने की पावर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। दैट मींस स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। नाउ विल टॉक अबाउट प्रोरोगेशन। समन में जो सेशन है वो बुलाया जाता है, प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ सेशन, ठीक है। और प्रोरोगेशन की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। समन इज अगेन प्रेसिडेंट हैज द पावर, प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट हैज द पावर। जो बीच में अडजर्नमेंट और अडजर्नमेंट साइन डाई होता है दैट पावर इज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे सिटिंग भी खत्म और सेशन भी खत्म, लेकिन डिसोल्यूशन नहीं होती। डिसोल्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस माने अब तो दोबारा इलेक्शन हो गए। ओके, तो प्रोरोगेशन का मतलब होता है सेशन और सिटिंग दोनों खत्म। So this you have to remember. Who has the power? President has the power. President can prorogue the house while in session also. Okay. ये क्वेश्चन एक बार आज आया हुआ है
द टाइम बिटवीन प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली इज कॉल्ड रिसेस, यानी कि दोनों सेशन के बीच का जो वक्त होता है, दो सेशंस के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको रिसेस बोला जाता है. If any time this kind of question comes, so we should know this. एक ये आप ध्यान रखो, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है उससे पहले जो सेशन होता है उसको लेम डक सेशन बोला जाता है. ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होना चाहिए कि लेम डक सेशन इसको बोला जाता है. प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा एंड राज्यसभा. वी हैव जस्ट फिनिश्ड दैट इट कैन नॉट बी डिसॉल्व. ठीक है, अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से तो डिसॉल्व नहीं कर देंगे, तो कब डिसॉल्व करेंगे, जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इस चीज के लिए एडवाइस करेंगे. ठीक है, तो डिसोल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. और भी वो कब डिसॉल्व कर सकते हैं, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, उनकी डेथ हो गई है, जो पार्टी है वो उसने किसी और को इलेक्ट कर दिया प्राइम मिनिस्टर की तरह कि भाई हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया, but that particular person failed to prove his confidence in लोकसभा. तो लोकसभा के जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने बोल दिया भाई, उन्होंने उसके अगेंस्ट में वोट डाल दिया, तो अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते बिकॉज द गवर्नमेंट हैज फॉल्ट. अब उनको दोबारा वो हाउस को डिसॉल्व करना पड़ेगा और इलेक्शंस होंगे. तो डिसोल्यूशन की पावर इज विद द प्रेसिडेंट. इट कैन ओनली डिसॉल्व लोकसभा, it cannot dissolve Rajya Sabha under any circumstances. Rajya Sabha is a permanent house, it can never be dissolved. So यहाँ पे आपने याद रखना है, prorogation is done by president, dissolution is done by president, summoning is done by president, adjournment जो है is done by speaker और chairman. ये करते हैं. क्वेश्चन आर जीरो आर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं, क्वेश्चन आर जीरो आर क्या होता है. जैसे ही पार्लियामेंट समन कर देते हैं प्रेसिडेंट, सिटिंग शुरू हो जाती है, और जब जैसे हर दिन जैसे सिटिंग होती है, एवरी सिटिंग जिसका पहला घंटा होता है, यानी फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज क्वेश्चन आवर. ठीक है, तो क्वेश्चन आवर का जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है, वो 1 घंटे का टाइम पीरियड है, और वो पहला घंटा जो होता है उसको क्वेश्चन आवर की तरह ट्रीट किया जाता है. दैट्स क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर जैसे ही खत्म होता है, जीरो आवर शुरू हो जाता है. ठीक है, तो जीरो आवर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. अगेन जीरो आवर इज अ कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट किया है. और जीरो आवर को जीरो आवर इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज इट स्टार्ट्स एट 12 o'clock. 12 बजे दोपहर में शुरू होता है, और हमें पता है कि 12 को हम लोग जीरो आवर की तरह बोला जाता है. सो दैट इज व्हाई जीरो आवर, और इस पे कोई लिमिट नहीं है. ऐसा नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का होगा जीरो आवर. जीरो आवर हैज अनलिमिटेड टाइम, उसमें कोई भी ऐसा कुछ लिमिट नहीं किया गया है. अनलाइक क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर हैज बीन लिमिटेड फॉर 1 hour. जीरो आवर में ऐसी कोई लिमिट नहीं है. एंड जीरो आवर इज जीरो आवर बिकॉज इट स्टार्ट्स एट 12 o'clock. इसमें जीरो आवर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं which are of urgent नेचर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको रेज किया जा सकता है, और ये पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया है in 1963 if I'm not wrong. It is not something which is mentioned in the constitution. So zero hour question hour से question आया है, so you should have answer to that question. Now in short we are going to discuss some powers of Lok Sabha speaker. ये एंड में हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि नाउ यू अंडरस्टैंड कि लोकसभा और राज्यसभा एज हाउसेस हाउ दे फंक्शन, उनका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है. तो अब हम समझते हैं कि उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास क्या पावर होती है. ओके, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा स्पीकर है उसके पास ज्यादा पावर्स हैं in as you know in comparison to chairman of राज्यसभा. सबसे पहले जो इनकी जो पावर है वो ये है कि ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डालते हैं. इनकी जो वोट होती है वो कब डाली जाती है, जब कोई डेडलॉक को ब्रेक करना चाहते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि लोकसभा में अगर कोई डिबेट चल रही है रिलेटेड टू बिल और एनीथिंग, कुछ भी चीजों से रिलेटेड वोटिंग है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डालेंगे.
अगर टाई हो जाता है, कुछ इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर इन फेवर and in against of that particular thing, to break that tie, speaker will cast his vote. This is also applicable in case of chairman of Rajya Sabha. यानी राज्य सभा में भी जब डेडलॉक होता है उसी वक्त स्पीकर जो चेयरमैन है वो वोट डाल सकते हैं. सो उनकी जो वोट होती है वो डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए कास्टिंग वोट भी बोला जाता है. टू ब्रेक द डेडलॉक टाई ब्रेकर वोट होती है इनकी. तो फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं डालते. ठीक है. सेकंड, in the absence of quorum in the house, it is the duty of the speaker to adjourn the house or to suspend any meeting until a quorum is met. और हमने क्या पढ़ा है कि 1/10 quorum है. तो अगर 1/10 मेंबर्स नहीं होंगे तो स्पीकर जो है वो मीटिंग को adjourn कर सकते हैं. तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा, कोरम भी याद हो जाएगा कि कितना कोरम होना चाहिए, एटलीस्ट 1/10. तो कोरम की वजह से who has the power to adjourn the house? Speaker in case of Lok Sabha and chairman in case of Rajya Sabha. तो यहाँ पे president will not interfere कि भाई आप हम president जो है कि कोरम नहीं है तो मैं इसको dissolve कर रहा हूँ या फिर मैं इसको रोक कर रहा हूँ. नो, adjournment की जो power होगी वो speaker के पास है. ठीक है. फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है स्पीकर की. A speaker can also disqualify a member of parliament from the house on grounds of defection. जब हमने प्रेसिडेंट चैप्टर किया था तो उनकी एक ये भी पावर पड़ी थी कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं उसको डिसाइड करने की जो पावर होगी वो प्रेसिडेंट की होगी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन. एक्सेप्ट दिस ग्राउंड, इफ अ पर्सन हैज बीन डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसको डिटेल में तो हम एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. डिफेक्शन का मतलब होता है कि आप हाइपोथेटिकली मान लीजिए आप इलेक्ट हुए बीजेपी से और अब इलेक्शन के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे को कांग्रेस का मेंबर बनना है. तो अगर आप ये कर रहे हो यानी आप डिफेक्ट कर रहे हो अपनी पार्टी से और ये अलाउड नहीं है. हमने 52nd अमेंडमेंट से 10 शेड्यूल ऐड किया था और उसके अंदर डिफेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस डाली थी. तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और इसको डिक्लेयर करने की जो पावर है वो स्पीकर के पास है अगर ये काम आप लोकसभा में कर रहे हो. चेयरमैन के पास है अगर आप यही काम राज्यसभा में कर रहे हो. So if a person is disqualified on ground of defection in Rajya Sabha, then the power to declare that person disqualified is with chairman. ठीक है. और अगर ये काम लोकसभा में हो रहा है तो स्पीकर हैज द पावर. ओके. The next important power, the speaker presides over the joint sitting. यहाँ पे आप देखोगे joint sitting का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिल है जिससे लोकसभा ने पास कर दिया राज्यसभा नहीं कर पा रही है या राज्यसभा ने पास कर दिया लोकसभा नहीं कर पा रही है, ऑर्डिनरी बिल है, उस केस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है कि भाई दोनों हाउसेस को एक साथ बिठाना. तो जब दोनों हाउसेस की ऐसे जॉइंट सिटिंग होगी तो उसको हमेशा स्पीकर प्रिजाइड करेंगे. चेयरमैन विल नॉट प्रिजाइड इट, स्पीकर विल प्रिजाइड इट. स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट. ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है. दो द चेयरमैन इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, still speaker will preside that sitting. Why? The speaker is coming from Lok Sabha. ठीक है. That house which represents people directly. Speaker has the power to sit on a joint sitting of the two houses of parliament. The next very important power is this. The power is related to money bill. जब मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, जो हमारा अगला टॉपिक होगा जो हम कवर करेंगे उसमें हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्स डिस्कस करेंगे. तो मनी बिल से रिलेटेड एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन लोकसभा. ठीक है. स्पीकर के पास क्या पावर है कि वो ये डिक्लेयर करता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट. ठीक है. तो अगर स्पीकर ने किसी बिल को ये डिक्लेयर कर दिया कि नो इट्स नॉट अ मनी बिल या उसने डिक्लेयर कर दिया इट इज अ मनी बिल, तो जो वो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है. दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन. तो स्पीकर हैज द पावर टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट. ओके. तो अगर स्पीकर ने ये डिसाइड कर दिया दैट इट इज अ मनी बिल तो वो मनी बिल की तरह पूरा वो प्रोसेस फॉलो होगा. और अगर उन्होंने बोला नो इट्स नॉट अ मनी बिल देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ मनी बिल. तो स्पीकर की जो पावर्स हैं वो आपकी राज्यसभा के चेयरमैन से ज्यादा हैं.
राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनकी जो पावर है वो जो स्पीकर के पास है डिफेक्शन से रिलेटेड हो गई, कास्टिंग वोट से रिलेटेड हो गई, तो उनकी जो पावर है वो लिमिटेड पावर्स है। इनकी पावर्स को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव अ कंपैरिजन ऑफ लोकसभा स्पीकर powers and chairman of Rajya Sabha. After we study all the bills, then you will be able to understand better. Okay. स्पीकर की जो पावर्स है उससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आया है। सबसे पहले तो यही आता है कि हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग, स्पीकर प्रिजाइड्स, ये क्योंकि उनके एक्सक्लूसिव पावर है। फिर क्वेश्चन आता है हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, सो फर्स्ट स्पीकर हैज द पावर टू डिसाइड दैट। then who can declare a person to be disqualified on ground of defection? The answer is speaker in case of Lok Sabha and chairman in case of Rajya Sabha. Okay, so with this we have covered राज्यसभा एंड ऑल द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड एवरीथिंग। हमने 2 लेक्चर्स में अपना लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड और सेशंस पार्लियामेंट के क्या-क्या हो सकते हैं, कौन समन करता है, कौन प्ररोग करता है, ये सारी प्रोविजंस को डिस्कस किया है। अपने हमारे अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल द बिल्स, काइंड्स ऑफ बिल्स, उनको कैसे पास किया जाता है, वो सारी चीजें हम डील करेंगे। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर पार्लियामेंट्री कमिटीज।